हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे पुष्पों में परागण एवं निषेचन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो काफ़ी समझ में आएगी। हम लोग देखेंगे परागण क्या होता है, यह कितने प्रकार से होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो फिगर बनाए हैं इस फिगर को समझना जरूरी है ताकि ये सारे पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिगर को कि स्वपरागण और परपरागण किस प्रकार से होती है, क्योंकि आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे परागण। और परागण दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, उसके लिए इस चित्र को समझना जरूरी है। देखेंगे कि चित्र यहाँ पे दो पुष्प का चित्र बनाया है जिसका नाम ए और बी रख दिए है ना। ए में है जो परपरागण है और बी में है वो स्वपरागण हो रही है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले स्वपरागण है ना। स्वपरागण क्या होता है तो देख रहे हैं कि एक पुष्प है, इसमें से नीचे से जो डंडी नुमा संरचना गई है उसके ऊपर फूली हुई संरचनाएं हैं, उसे पुष्पासन कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में फिगर को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। नीचे जो पतली डंडी उसे वृंत कहते हैं। वृंत के ऊपरी ओर जो फूली संरचनाएं हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन से जुड़ी दो पंखुड़ियां निकली है उसे बारदल कहते हैं, है ना। अब पुष्पासन के ऊपर एक अंडाकार जो संरचना है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से ऊपर की ओर पतली संरचनाई गई है उसे वर्तिका कहते हैं। अब वर्तिका के शिखर पे जो चपटी संरचनाएं हैं उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और ये इसे टोटल स्त्री केसर बोलते हैं ना। अंडाशय और वर्तिकाग्र को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। तो देखें एक स्त्री केसर के दोनों तरफ पतली पतली क्या है संरचनाएं हैं जिसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर दो प्रकार की होती है, हम बता चुके हैं, है ना। परागकोश और तंतु। तो देखेंगे कि पराग कोश से निकलकर क्या परागकण, पराग कोश से क्या निकलती है परागकण। ठीक है, तो पराग कोश से निकलकर परागकण है ना इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रही है। ठीक है, एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका काग्र तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं स्वपरागण। यानी उसी पुष्प का पराग कोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के वर्तिका काग्र तक जो पहुंचती है उसे क्या कहते हैं स्वपरागण। यानी कि एक ही फूल में दोनों क्रिया हो रही है ना। परागकोश से परागकण निकलना उसी पुष्प में हो रहा है पूरा, और उससे निकला परागकण उसी पुष्प में उपस्थित वर्तिका काग्र तक पहुंच रही है उसे क्या कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, चित्र में दिख रहा होगा है ना कि परागकोश से निकलकर इसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंच रही है छोटा छोटा कण, उसे क्या कहते हैं स्वपरागण। दूसरे चित्र में देखेंगे क्या, चित्र ए में है परपरागण। परपरागण क्या होता है कि एक पुष्प के परागकोश से निकला परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है उसे परपरागण कहते हैं, है ना। यहाँ देखेंगे कि चित्र बी का जो परागकोश है उससे क्या कर रहा है परागकण निकल रही है और चित्र ए है ना, चित्र ए के वर्तिका तक पहुंच रही है। यानी कि दूसरे पुष्प से परागण निकलकर दूसरे पुष्प पर पहुंच रही है कि कहाँ पे पहुंच रही है तो वर्तिका काग्र पे, है ना। परागकोश जो है ये किसका भाग है पुरुष का, और वर्तिकाग्र जो है वो स्त्री का भाग है। यानी पुरुष का भाग है जो क्या दूसरे पुष्प पे निकलकर और दूसरे पुष्प के स्त्री के भाग तक पहुंच रही है उसे क्या कहते हैं परपरागण। ठीक है, समझ में आया स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचती है उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर और दूसरे पुष्प के वर्तिका काग्र तक पहुंचते उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, इसी पे ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है ना। यहाँ पे जिनको फिगर समझ में आ गया स्वपरागण परपरागण क्या है वो ये सारा पॉइंट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी इसी पुष्प के दोनों भाग स्थित हो यानी कि उपस्थित हो तो क्या कहलाता है स्वपरागण। एक इस पुष्प में एक भाग और दूसरे पुष्प में एक भाग और दोनों से जब मिलता है या निषेचन होता है उसे कहते हैं क्या परपरागण। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे पॉइंट यही लिखा हुआ है कि परागण, है ना। सबसे पहले तो देखेंगे परागण, पॉइंट देखेंगे परागण क्या होता है।
तब परागन, तब पराग कोश से निकलकर परागकण वर्तिका तक पहुंचता है, उसी को कहते हैं परागन। ठीक है, यह परागन दो प्रकार से पूरी होती है, एक स्वपरागन, एक परपरागन, जो हम लोग अभी फिगर में डिस्कस किए हैं। यहाँ पॉइंट भी देखेंगे कि परागन दो प्रकार से होती है, स्वपरागन और परपरागन। ठीक है, तो स्वपरागन क्या है, तो जब एक ही पुष्प के परागकण है ना, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, और परपरागन क्या है कि जब एक पुष्प के परागन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे परपरागन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिफिनेशन में लिखा हुआ है। और परागन के कुछ माध्यम होते हैं। ठीक है, परागन के कुछ माध्यम होते हैं, है ना, जैसे में जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया, मानव हो गया, है ना। जैसे हवा चल रही है, ठीक है, क्या होता है कि हवा चल रही है तो हवा के कारण क्या होता है कि पराग कोश से परागकण निकला हुआ हवा में उड़कर किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है, तो हो जाता है परपरागन। ठीक है, और क्या होता है कि हवा के कारण उड़कर और उसी पुष्प के उसी वर्तिका तक पहुंच गया तो उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, तो हवा के द्वारा भी हो सकती है या जल के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, या तो किसी कीट के द्वारा हो सकती है, पक्षी के द्वारा हो सकती है। कीट क्या करता है, एक फूल पर से बैठा और उस पर बैठा तो उसके पैर में या तो उसके बॉडी में क्या होता है, परागकण लग जाता है और वही कीट दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाती है, वहां पे बैठती है, तो वहां जो परागकण लगा था उसके देह में वो परागकण आकर दूसरे पुष्प के वर्तिका से मिल जाती है, तो हो गया पर परागन। ठीक है, या तो ऐसा भी होता है कि उसी पुष्प के परागकण पे बैठा हुआ, परागकोश पे बैठा हुआ और उसका परागकण लगकर उसी पुष्प के वर्तिका पर बैठ गई तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागन। ठीक है, तो स्वपरागन यानी एक ही पुष्प में हो जाए उसे स्वपरागन और अलग अलग पुष्पों में उसे परपरागन। ठीक है, तो माध्यम होती है, मानव भी हो सकती है, ठीक है, पक्षी भी हो सकते हैं, कीट भी हो सकते हैं और वायु भी हो सकते हैं और जल और अन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परागन के भी कुछ माध्यम होते हैं, तो यहाँ पे बता दिए हैं, कीट, पक्षी, वायु, जल, जंतु एवं अन्य माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कमल के फूलों में, ठीक है, भंवरा द्वारा परागन होता है। कमल के फूलों में भंवरा द्वारा क्या होता है कि भंवरा उस पे बैठा हुआ पराग उस पे बैठता तो उसका कण उसके पैर में लग जाता है, वही जाकर वर्तिका में बैठ जाती है तो उसे परागन हो जाती है। ठीक है, तो कमल में किसके द्वारा, भंवरा के द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल, ठीक है, रेफलेसिया, सबसे बड़ा फूल होता है रेफलेसिया, जिसमें परागन की क्रिया किसके द्वारा पूरी होती है, तो हाथी के द्वारा। हाथी जब उससे उसके वर्तिका काग्र, ठीक है, उससे जब फूल में से जब रस पीता है, रस चूसता है तो उसके सूंड में क्या होता है कि परागकण लग जाता है और वही हाथी फिर दूसरे फूल में जाकर रस चूसता है तो वहाँ पे वर्तिका काग्र में लगकर परागन की क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फूल कौन है, रेफलेसिया, जिसमें परागन की क्रिया हाथी के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखेंगे उसके आगे कि सबसे छोटा फूल वोल्फिया, सबसे छोटा फूल वोल्फिया, जिसमें कीट के द्वारा परागन की क्रिया पूरी होती है। कीट क्या करता है कि एक फूल पर बैठ जाता है तो उसके शरीर में लग जाता है परागन और वही कीट जाकर दूसरे पुष्प पे बैठ गया तो उसके वर्तिका काग्र में जाकर मिल जाता है, उसे कहते हैं परागन, है ना। स्वपरागन भी होता है, परपरागन भी होता है कीट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे छोटा वोल्फिया, जिसमें कीटों के द्वारा परागन होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन। नर युग्मक क्या, परागकण और मादा युग्मक वर्तिकाग्र, ये जब दोनों मिल जाती है तो क्या कहलाती है, निषेचन। ठीक है, यह निषेचन की क्रिया अंडाशय में पूरी होती है। ठीक है, तो देखेंगे कि नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। उसके बाद देखेंगे कि निषेचन की क्रिया अंडाशय में पूरी होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया अंडाशय में पूरी होती है। उसके बाद देखेंगे कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, जब अलग अलग होता है तो युग्मक कहलाता है, मिल जाता है तो युग्मनज। ठीक है, और युग्मनज के बाद क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या हो जाता है, वो फल का विकास होता है। फल का मुख्य कार्य होता है बीजों का सुरक्षा देना, है ना। बीज जो होता है अंदर में बीज होता है, ऊपर से फल का क्या होता है, वो सॉफ्ट वाला भाग होता है जो बीज को सुरक्षा करता है। ठीक है, हो गया। युग्मनज बड़ा होकर क्या करता है, भ्रूण का रूप ले लेता है। ठीक है, युग्मनज जो हुआ वो बड़ा होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर भ्रूण विकसित होकर फल बन जाता है। भ्रूण जो है वो विकसित करता है, विकास होता है और उसमें विकास होकर वो एक फल का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फल का मुख्य कार्य क्या है। फल का मुख्य कार्य है
कि बीजों को सुरक्षा देना, ठीक है। फल का मुख्य कार्य बीजों का सुरक्षा देना। आगे है स्वपरागण केवल उभयलिंगी पुष्प में होती है ना। स्वपरागण जो है केवल उभयलिंगी पुष्प में होती है, जिसमें नर का भाग और मादा का भाग दोनों एक ही पुष्प में स्थित हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी या तो द्विलिंगी भी कहते हैं। जिसमें केवल एक ही भाग हो, नर का भाग हो या तो मादा का भाग हो, केवल एक भाग हो तो क्या कहते हैं? उसे एक लिंगी। और जिसमें दोनों भाग हो, नर और मादा दोनों हो, तो उसे द्विलिंगी या तो उभयलिंगी। और स्वपरागण की क्रिया खास करके उभयलिंगी पौधों में ही होती है, जिसमें नर भाग और मादा दोनों भाग स्थित होती है। उसके बाद है जिस पुष्प में नर और मादा दोनों भाग पाया जाता है उसे उभयलिंगी कहते हैं, ये बता चुके हैं। और जिसमें केवल नर या मादा का भाग पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे एकलिंगी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।